नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीजी पर। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है और ये वीडियो दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 वर्ग 2 के लिए है। जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और यदि आपको ये दोस्तों ये PDF चाहिए तो आप इस PDF को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अपना कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसके बाद आपको दोस्तों ये आपको सेंड कर दी जाएगी व्हाट्सएप पर। तो सबसे पहले प्रश्न है दोस्तों हिंदी साहित्य का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? शंभु को कहा जाता है। खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक आर्य भाषा का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। और लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो एक ग्रंथ है, नाम है अष्टाध्यायी से यहाँ का लिपि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। हिंदी साहित्य का इतिहास राजस्थानी साहित्य का जो इतिहास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोतीलाल मेनरिया के द्वारा लिखा गया है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो भागीरथ मिश्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य की भूमिका जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य का आदि काल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी साहित्य का इतिहास ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, जबकि इसका जो संपादन किया है दोस्तों वो किया है नगेंद्र ने। तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और एक रचना और आती है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन्होंने 3 रचना का लिखा है, 3 रचना को लिखा है इन्होंने, जिसमें पहला आपका आता है, पहली जो है दोस्तों वो है भूमिका में, हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा आदिकाल है और तीसरी उद्भव एवं विकास। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ओके। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसके द्वारा लिखा गया है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा ये लिखा गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके अतिरिक्त अभी दोस्तों 85 प्रश्न और हैं। ये वीडियो जो है इसमें 100 प्रश्नों को समाहित किया गया पूरे वीडियो में दोस्तों। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि 100 प्रश्न जो हैं दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। और दोस्तों अंत में मैं आपसे 5 प्रश्न पूछने वाला हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो देखिएगा, हिंदी भाषा, हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? तो उत्तर होगा फारसी भाषा या ईरानी। ठीक है। इतिहास शब्द का जो अर्थ है वो क्या दोस्तों? ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था इसका अर्थ है। इतिहास शब्द से अभिप्राय क्या है? तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भूतकाल का विश्वसनीय आलेख या अतीत में घटित मानवीय घटनाएं या उनके कारण। अतीत की क्रमबद्ध घटनाओं का तथ्यपरक वर्णन उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा अतीत की क्रमबद्ध घटनाओं का तथ्यपरक वर्णन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम, अतीत के किसी भी तत्व प्रवृत्ति के वर्णन विवरण विवेचन और विश्लेषण को जो कि एक काल या
कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो कहलाता है। इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण रहा है वो कैसा रहा है? आध्यात्मवादी और आदर्शमूलक रहा है। इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण कैसा रहा है? तो यथार्थवादी रहा है दोस्तों, मतलब वास्तविकता से संबंधित है। यूनानी विद्वान हीरोदोतस ने इतिहास का अर्थ क्या बतलाया है? खोजी बताया है, गर्भीषणी बताया है और अनुसंधान भी बताया है। तो इसका राइट आंसर नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है बल्कि अपितु उसके भीतर कारण और कार्य की श्रृंखला का विद्वान है। ये कथन किस व्यक्ति का? तो हीगल का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी कभी इस प्रकार से परिभाषा पूछ ली जाती है, तो हीगल का है दोस्तों। साहित्य से क्या अभिप्राय है? साहित्य से क्या अभिप्राय है? तो हितकारी हो और कल्याणकारी तत्व को क्या बोलते हैं? साहित्य कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। युक्त कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। उत्कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है दोस्तों। जाति, वातावरण और क्षण विशेष को साहित्य के विकास का सूत्र निम्न में से किसकी देन है? तो इसका उत्तर जो है तैन महोदय की देन है दोस्तों। तैन या इसको बैन महोदय भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए निम्न में से किस सामग्री को आधार बनाया जा सकता है? तो लोकाश्रवी, राजश्रवी और धर्माश्रय, इन चारों को बनाया जा सकता है, ऐसा इतिहास में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने की थी दोस्तों। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना वर्ष 1993 है। नागरिक प्रचारणी सभा जो है इसकी स्थापना 1893 में की गई थी, 1893 में की गई, ठीक है। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात निम्न में से किस विद्वान के द्वारा किया है? साहित्य इतिहास लेखन का जो परंपरा है वो किसने प्रारंभ की? तो गार्सा दे तासी के द्वारा सर्वप्रथम जो है इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ की गई थी। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास किसने लिखा है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, प्रथम बार लिखा है इन्होंने, तो गार्सा दे तासी के द्वारा लिखा गया है। ये गार्सा दे तासी के इससे पूर्व किस विद्वान द्वारा साहित्य इतिहास लिखा गया? इससे पूर्व मतलब किसने लिखा था? तो व्यक्ति है गोकुल नाथ। इसने 284 वैष्णवी वार्ता और 252 वैष्णवी वार्ता के इसमें लिखा था। 84 वैष्णवी वार्ता और 252 वैष्णवी वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ, मैंने बताया अभी आपको। इन्होंने जो है किससे? गार्सा दे तासी से पहले रचनाएं लिखी हैं दोस्तों इन दोनों ने, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 252 वैष्णवी वार्ता किन कवियों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है? तो इसमें जो है दोस्तों वो आती है, पुष्टि मार्ग के कवि आते हैं इसके अंतर्गत। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, भक्तमाल नामक ग्रंथ किस इतिहासकार की रचना है? भक्तमाल नवादास की दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, तो दोस्तों प्लीज आपसे अनुरोध है, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको इससे लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम, हिंदी भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो लेखक हैं वो ग्रंथ कौन सा है वो बताना है हमको। तो इसके लेखक जो है वो है दोस्तों शिव सिंह सेंगर, और इन्होंने जो रचना लिखी है उसका नाम है शिव सिंह सरोज। ध्यान रखें, हिंदी भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है कि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो शिव सिंह सेंगर है। और प्रथम कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज है। हिंदी भाषा में इसमें लिखा गया है। देखो आ चुका ये वाला प्रश्न, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज है। शिव सिंह सेंगर ने किस ग्रंथ को आधार मानकर साहित्य लिखा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो शिव सिंह सरोज जो लिखा हुआ है
वो किस ग्रंथ को आधार मानकर इन्होंने लिखा है? तो कालिदास हजारा दोस्तों, कालिदास हजारा को आधार मानकर इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है शिव सिंह सरोज। बहुत ही शानदार प्रश्न है। गारसा ततासी साहित्य के इतिहास की भाषा जो है वो कैसी है? तो फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा में इसको लिखा गया है। और इसका जो दोस्तों हिंदी में अनुवाद किया है गारसा ततासी का, उसका नाम है दोस्तों लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक है, गारसा ततासी का हिंदी में अनुवाद जो किया है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था ये, तो इसका हिंदी में अनुवाद जो किया है वो जो है वो लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय के द्वारा किया गया है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का विधिवत सूत्रपात किस ग्रंथ में, विधिवत बोल रहा है तो किस ग्रंथ में माना जाता है? तो देखो विधिवत रूप से तो इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी में इसका जो है सूत्रपात किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का वर्णन मिलता है? तो 1000 कवियों का इसमें वर्णन मिलता है दोस्तों शिव सिंह सरोज में। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान साहित्य इतिहास के लेखक कौन है? तो बहुत ही सिंपल, जॉर्ज विलियम नहीं, जॉर्ज ग्रीसन दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के शिष्य हैं। कर्नल जेम्स टोड के शिष्य हैं जॉर्ज ग्रीसन, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक साहित्य इतिहास लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण को आधार मानकर बनाकर हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो जॉर्ज गियर ने सर्वप्रथम काल विभाजन किया और उसका नामकरण भी किया। इसके आधार पर जॉर्ज गिसन ने ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम दोस्तों। देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1888 में हुआ था, किंतु स्वतंत्र रूप से जिसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1889 में, 89 में हुआ था। ध्यान रखें, स्वतंत्र रूप से प्रकाशन। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, काल है, ये किसने कहा है? अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार। तो ये कहा है जॉर्ज ग्रीसन ने कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तो जॉर्ज ग्रीसन ने कहा दोस्तों। मिश्र बंधु नामक हिंदी साहित्य, देखो नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के रचनाकारक कौन है? तो मिश्र बंधु है। अब मिश्र बंधु में कौन कौन से कवि आते हैं दोस्तों? इसमें 3 कवि आते हैं। एक तो है गणेश बिहारी मिश्र, दूसरा है श्याम बिहारी मिश्र और तीसरा है आपका सुखदेव बिहारी मिश्र। 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? हाँ, एक बात और सुनिए आप, मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में विभाजित इसको किया गया है। मतलब ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसमें से प्रथम 3 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों भाग दोस्तों 1913 में प्रकाशित हुए थे। 1913 में प्रकाशित हुए, जबकि इसका चौथा जो भाग है दोस्तों वो हुआ था 1934 में। चौथा भाग इसका 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो हम कह सकते हैं ये 4 भागों में विभाजित है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए निम्न में से कौन सा ग्रंथ आधार ग्रंथ रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, मिश्र बंधु जो दोस्तों ग्रंथ है बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें 5000 कवियों का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो आधार किसको माना है इन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को इसको आधार माना, इतिहास लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। आचार्य शुक्ल कृत यानी रचित या लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन जो वर्ष है वो है 1929। और ये कहाँ से किया था दोस्तों?
नागरी विचारणी सभा काशी के यहाँ से इसका प्रकाशन करवाया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधुओं विनोद से ही लिए हैं। कहा है उसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है उससे लिए हैं। यह स्वीकारोक्ति किस लेखक ने अपने साहित्य इतिहास के संदर्भ में की है? तो मैंने अभी बताया आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस संस्था के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया था, नागरी विचारणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, नागरी विचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस साहित्यकार का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ तो कौन है दोस्तों? वही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है दोस्तों, 4 बार प्रश्न आ चुका है, इस प्रकार उल्टा सीधे हो गए, अलग अलग प्रकार से बन गया है, मतलब ये वाला प्रश्न। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस विद्वान का साहित्य का इतिहास छपा था? तो जॉर्ज गीसन का छपा था दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम, आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य को नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या किसने प्रदान की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या प्रदान की है। हाँ, एक और बात दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं का खंडन किया है और अपनी बातों को मनवाया है। कौन ने? द्विवेदी जी ने। हिंदी संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों और नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, ये मान्यता किसकी है? तो ये मान्यता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बहुत सिंपल, अगर इस्लाम ने आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता है जैसा आज हो रहा है। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है दोस्तों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से किस विद्वान ने काल भजन का कोई प्रयास नहीं किया? तो शिव सिंह सेंगर रचना है दोस्तों, ये कवि है, रचना शिव सिंह सरोज, इन्होंने काल भजन का प्रयास नहीं किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काल भजन की परंपरा का आरंभ माना जाता है, किससे माना जाता है? जॉर्ज गीसन से। जॉर्ज गीसन ने, क्योंकि वहाँ पर काल भजन और जो है जीवन परिचय के आधार पर ग्रंथ लिखा है, तो इसके आधार पर नामकरण भी किया उन्होंने साथ में जॉर्ज गीसन ने अपनी रचनाओं में। तो सर्वप्रथम जो माना जाता है आरंभ परंपरा का काल भजन का, वो माना जाता है जॉर्ज गीसन की रचनाओं से माना जाता है। उत्तर अभ्रंश की पुरानी हिंदी है, ये कथन किसका है? उत्तर अभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, ये कथन है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। उत्तर अभ्रंश की रचना हिंदी की रचना है, ये कब मानक किसकी है? दोनों प्रश्न अच्छी, देखो शानदार प्रश्न है, कोटेशन है। उत्तर अभ्रंश की पुरानी हिंदी है, ये कथन किसका है? तो ये तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। और नेक्स्ट प्रश्न जो है, उत्तर अभ्रंश की रचना हिंदी की रचना है, ये कथन, ये मान्यता जो है वो किसने कही है? तो ये कहा है आपके राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। ठीक है, राहुल सांस्कृत ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, किन रचनाओं से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है? तो सिद्धों की जो रचनाएं हुई हैं उनसे हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा है? तो
अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार, बोलाशंकर व्यास के द्वारा कहा गया। ठीक है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा है? तो बोलाशंकर व्यास के द्वारा इसको कहा गया है। अवहट्ट से क्या तात्पर्य दोस्तों? तो अवहट्ट से तात्पर्य है अपभ्रंश का विकसित रूप। अपभ्रंश का विकसित रूप ही कहलाता है, अवहट्ट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम, निम्न में से किसका साहित्य हिंदी साहित्य का बीज अंकुर है? तो शेरपा, शेरपा को माना गया है। और हिंदी साहित्य के हिंदी के प्रथम कवि कौन है दोस्तों? शेरपा ही है। और प्रथम रचना कौन सी है हिंदी की? सर्वकाचार। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तिकालीन संत काव्य का प्रादुर्भाव माना जाता है? भक्तिकालीन संत काव्य का प्रादुर्भाव माना जाता है, वो माना जाता है, किससे माना जाता है? सिद्धों से माना जाता है। भक्तिकालीन संत काव्य का प्रादुर्भाव जो माना जाता है वो सिद्धों से माना जाता है। सिद्धों का सबसे प्रिय छंद था वो था दोहा, दोहा, दूहा, हाँ दूहा, ध्यान रखें। अच्छा प्रश्न है, शानदार। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा और पदशैली का प्रयोग कविताओं में मिलता है, किसकी कविताओं में मिलता है? नाथों की, जायसी की में, शेरपा की मिलता है। किस मिलता है? शेरपा की रचनाओं में इसका दोहा का और पदशैली का वर्णन मिलता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया? तो शेरपा को माना गया है, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो पुष्य या पुण्य, इसके दो तीन तीन नाम है दोस्तों। तो पुण्य है या पुष्य कवि को या पुंडरक कवि को, दोनों माना जाता है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूर्य दोस्तों। कौन है? शालिभद्र सूर्य। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम जो कवि माना जाता है वो माना जाता है शालिभद्र सूर्य को माना गया है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, देख पा रहे हैं सामने आप। हिंदी के प्रथम कवि जो है राहुल सांस्कृत्यायन मानते हैं दोस्तों, शेरपा को मानते हैं सर्वाधिक, जबकि गणपति चंद्र गुप्त अभी देखा शालिभद्र सूर्य को मानते हैं। शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुंड को मानते हैं। और आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये राजा मुंज को प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को प्रथम कवि मानते हैं दोस्तों, अब्दुल रहमान को प्रथम कवि मानते हैं हिंदी का। और बच्चन सिंह जो है, बच्चन सिंह वो विद्यापति को प्रथम कवि मानते हैं हिंदी का, विद्यापति को। ठीक है, ओके। और मोस्ट इम्पोर्टेंट राम कुमार वर्मा शंभू को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है सर्वकाचार। लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक हैं देवसेन। कौन है दोस्तों? देवसेन इसके लेखक हैं। किंतु देवसेन को प्रथम कवि नहीं माना जाता, जबकि प्रथम कवि माना जाता है, कौन को माना जाता है दोस्तों? शेरपा को माना जाता है, शेरपा को माना जाता है, जबकि प्रथम जो रचना है वो सर्वकाचार को माना जाता है। तो दोनों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, सर्वकाचार के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया था आपको, देवसेन है दोस्तों। कौन है? देवसेन है। ओके, देवसेन को प्रथम कवि, ये रचना सर्वकाचार रचना जो है उसका लेखक है देवसेन। दोहा कोश के रचितक कौन है? दोहा कोश के, तो दोहा कोश के जो रचनाकार हैं वो है शहरपाद। ग्रंथ रूप में हिंदी का प्रथम रचना, ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है दोस्तों? तो ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम रचना जो है वो है आपके सर्वकाचार है। कौन सी दोस्तों? सर्वकाचार है प्रथम रचना, ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम रचना, सर्वकाचार को मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, पुरानी हिंदी को प्राकृत आवास हिंदी किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो वीरगाथा का नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो वीरगाथा का नाम दिया है दोस्तों।
ठीक है। प्रारंभिक काल नाम से आदिकाल का नामकरण किसने किया है? तो मिश्रबंधु ने किया है। ठीक है, मतलब आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो मिश्रबंधु ने कहा है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आदिकाल को संधि काल और चरण काल किसने कहा है? तो किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। चरण काल के नाम से किस विद्वान ने आदिकाल को संबोधित किया है? मतलब आदिकाल को केवल चरण काल किसने नाम दिया है? तो ग्रीसन ने दिया है। किसने दिया है? ग्रीसन ने दिया है। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? देखो वीरगता काल तो शुक्ल ने कहा है, जबकि वीर काल जो है दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ठीक है, आदिकाल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, जबकि आदिकाल को वीरगता काल जो है वो शुक्ल ने कहा है। तो आप ध्यान रखें इस बात का। अच्छा प्रश्न है दोनों के दोनों ये। ग्रीसन ने पूर्व वह ग्रंथ जिसमें इतिहास की दृष्टि दिखाई देती है, ग्रीसन से पूर्व किसने लिखा था? तो ग्रीसन से पूर्व जो रचना है दोस्तों वो है आपके भक्तमाल भी है, नामदास के द्वारा लिखी गई थी। 84 वैष्णवी वार्ता और 252 वैष्णवी वार्ता, ये दोनों रचना है जो है आपके लिखी गई थी। तो ये रचना गोसाई गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई थी। गोसाई गोकुलनाथ के द्वारा इसको लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। हाँ, कुछ प्रश्न और हैं दोस्तों जिसको मैं दिखा दूंगा, बता देता हूँ मैं आपको। आदिकाल को आदिकाल किसने नाम दिया था? आदिकाल को आदिकाल नाम, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया दोस्तों? तो इसका उत्तर है हमारा आचार्य प्रसाद द्विवेदी। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा था। ठीक है, आदिकाल को शून्य काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को शून्य काल नाम किसने दिया है? तो गड़बड़ी चंद्रगुप्त ने दिया है। आदिकाल को बीच वपन काल, आदिकाल को बीच वपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, आदिकाल को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्र शर्मा गुलेरिया ने कहा। अपन पढ़ चुके हैं दूसरी बस बात को, हमारे प्रश्न को। ठीक है, आदिकाल को अंधकार काल, अंधकाल काल किसने कहा है? तो कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। ठीक है, ओके। इसके अलावा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन काल ने कहा है। अब आदिकाल को अभ्रंश काल कहा धीरेन्द्र वर्मा ने। और अब पढ़ चुके हैं वीर काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। ठीक है, ओके। आदिकाल को प्रारंभिक काल या आरंभिक काल जो कहा है वो कहा है वीरगाथा जो है आपके मिश्रबंधु ने कहा दोस्तों। ठीक है, और आदिकाल को चारण काल नाम किसने कहा है? जोर्गियसन और रामकुमार वर्मा दोनों ने कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो दो व्यक्ति है, जोर्गियसन और रामकुमार वर्मा ने इसको कहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। हम इतने सारे प्रश्न बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। इस्तवार लैला लिथलियोत्तर इंदु ये हिंदुस्तानी नामक साहित्य इतिहास में कितने कवियों का वर्णन मिलता है? तो 700 इसमें दोस्तों 38 कवि का वर्णन मिलता है, जिसमें हिंदी के मात्र 72 कवि का इसमें वर्णन किया है। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि इस्तवार लैला लिथलियोत्तर इंदु ये हिंदुस्तानी नामक साहित्य इतिहास में कितने हिंदी के कवि का वर्णन मिलता है? तो केवल मात्र 72 कवियों का वर्णन मिलता है। बाकी टोटल कवि तो कितने हैं? 738 हैं दोस्तों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। तज़किरा ई शुअराई हिंदी नामक साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा इसको लिखा गया है। हिंदी के सबसे अधिक कवियों का परिचय सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वप्रथम बात कर रहा है, वैसे तो मिश्रबंधु विनोद में है दोस्तों, लगभग 5000 कवि को वर्णन मिलता है, किंतु ये कवि कह रहा है कि सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो सर्वप्रथम जो मिलता है वो रचना दोस्तों शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज। इसमें सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, सबसे अधिक कवियों का वर्णन मिलता है सर्वप्रथम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम।
ग्रेसन द्वारा दिया गया चरणकाल नाम अनुपयुक्त है क्यों? मतलब आदिकाल को चरणकाल नाम दिया है जो ग्रेसन ने, और किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने दिया है, किंतु इसका अनुपयुक्त क्यों, ये सही क्यों नहीं है? तो वेद चारणों से किसी रचना का नाम नहीं बता पाए। ठीक है, वेद चारण काल में किसी रचना का नाम नहीं बता पाए, इसलिए ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को का नामकरण किया है, किस नाम से किया है? तो मैंने कहा अभी आपको बता चुका हूँ पहले ही में, ये आदिकाल को आदिकाल नाम जो दिया है दोस्तों, वो दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निम्न में से अपभ्रंश के कवि कौन है? अपभ्रंश के कवि जो है शंभु भी है, ये गलत है, शंभु भी है, पुष्पदंत है और धनपाल, ये तीनों कवि अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। उत्तर होगा इसका नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शंभु की निम्न में से कौन सी रचना है? तो पयुम चरयू है, ठीक है, ऋतनेमी चरयू है और शंभु छंद, ये चारों की चारों रचना है किसकी? शंभु की। पयुम चरयू का वर्ण विषय क्या है? तो राम कथा है दोस्तों, राम कथा पर आधारित है पूरा पूरा ये ग्रंथ। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किससे कहा है? ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों एक बार, तो शंभु को कहा जाता है, शंभु को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। ऋतनेमी चरयू नामक ग्रंथ के वर्ण विषय क्या है? तो इसमें कृष्ण चरित्र दोस्तों, दोनों का आपको याद रखना है, उसका राम कथा है, इसका कृष्ण चरित्र है ऋतनेमी का। तो दोनों प्रश्नों का आप कन्फ्यूज न हो, ध्यान रखें। अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा गया है? अपन पढ़ चुके हैं पुष्पदंत को, ये प्रश्न अपन पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महापुराण ऋण कुमार चरयू और जसहर चरयू नामक काव्य ग्रंथ किसकी रचना है? तो पुष्पदंत की रचना, तीनों के तीनों दोस्तों। वही बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए महापुराण है, ऋण कुमार है चरयू और जसहर चरयू नामक 3 ग्रंथ हैं दोस्तों। ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं दोस्तों पुष्पदंत के द्वारा लिखे गए हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपसे 5 प्रश्न पूछने वाला हूँ, जिसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? ठीक है, दूसरा प्रश्न है, हिंदी वीर काव्य किसने लिखा है? तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं किसके साथ किसने लिखी हैं दोस्तों? विजयपाल रासो, ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? और नेक्स्ट रचना है दोस्तों आपके विजयपाल रासो, ये किसके द्वारा लिखी गई है रचना? ठीक है, और इसके अलावा अमीर रासो, खुमान रासो, ये रचना किसने लिखी है? तो आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर देना है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए, प्लीज़ आप सुनो दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और मैं आपसे जो है कहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और मैं आशा करता हूँ कि आपका जीवन जो है सफल हो। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी टीचर की, तो आप सफल हों दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।